हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 6 क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान जब बुक का नाम है हमारे अतीत 1 का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। कक्षा 6 का है जो कि इतिहास का पुस्तक है और पार्ट नंबर हम लोग 2 देखने वाले हैं। 2 के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मतलब समझ लिए थे। आज चैप्टर 2 है जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह पाठ का नाम है। आखेट का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब होता है शिकार। खाद्य संग्रह यानी खाने वाले वस्तुएं, भोजन उत्पादन यानी भोजन को उगाना। तो ये सभी इस पाठ में हम लोग को डिस्कस करना है, समझना है कि आखेट क्या है, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब इसमें जो हुआ था वो सभी हम लोग आज। एक तुषार नाम के व्यक्ति है, लड़का है, वह देखिए तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। जो तुषार नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है, वह एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। जो तुषार है वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था और रेलगाड़ी के यात्रा से जा रहा था और रेलगाड़ी में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई और वह बाहर का नज़ारा देख रहा था। जब भी हम किसी गाड़ी में बैठते हैं या ट्रेन से मान लीजिए सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, खेत खलिहान जो होते हैं, वह पीछे की तरफ जाते दिखाई देते हैं। तो यही वह देख रहा था। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब 150 साल पहले से ही रेल की यात्रा शुरू हुई थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। जो बस गाड़ियाँ थी ये सब बहुत दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। उसके मन में ऐसा आने लगा जब उसके चाचा जी ने बोला कि 150 साल से ही इस गाड़ी का यात्रा करना मनुष्य शुरू किया है और इसके बहुत बाद दशक बस गाड़ियां का निर्माण हुआ था। तो वे सोचने लगा कि क्या इससे पहले अगर तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियां सवारियां नहीं थी तो क्या लोग यहाँ से वहाँ यात्रा नहीं किया करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसके चाचा ने बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव मतलब शुरू में जो मानव थे वह क्या करते थे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो शुरू में मानव जाति थे वह क्या करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे हमेशा आया जाया करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम किन के बारे में जानते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना यानी शिकारी। आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेटक, यहाँ पे जो आखेटक है, आखेटक मतलब शिकार करने वाला व्यक्ति या शिकारी बोल सकते हैं। तो खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इस नाम उन्हें क्यों पड़ा, क्योंकि वह जो अपना भोजन थे वह शिकार करके ही अपना भोजन किया करते थे और भोजन उपलब्ध करा करते थे। तो इसी के आधार पर उनको इस नाम को दिया गया। आमतौर पर
खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। आमतौर पर वो क्या करते थे कि खाने के लिए जंगली जानवर जो होते थे उनका शिकार किया करते थे, जैसे मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते या फल फूल, दाने, पत्ते, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। खाने के लिए क्या किया करते थे, पेड़ पौधे से फल फूल तोड़ा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ये सभी इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। ऐसा कई कारणों से किया करते थे। जो आखेटक संग्रह के लोग होते थे वह क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया करते थे, घुमा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कहीं भी उन लोग स्थिर स्थिर वास नहीं करते थे। आज यहाँ कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन वहाँ, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। अब मन में सवाल आता है कि ऐसा करने के क्या कारण थे। तो ऐसा करने के उन लोगों के पास कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब ऐसा उन्होंने क्यों करते थे उन लोगों, तो क्यों किया जाता था, क्योंकि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के जो भी वहाँ के पेड़ पौधे से फल फूल वगैरह जो भी मिलते थे, आसपास जो भी जानवर शिकार किया करते थे वो सब खा के समाप्त कर दिया करते थे। अब उन्हें भोजन के लिए तो दूसरा जगह पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक जगह पे स्थित है तो वहाँ के आसपास के जितने भी अपने लायक जो भी चीज़ उन्होंने करा वह सभी समाप्त हो गया। तो उसके लिए फिर आगे जाना पड़ेगा। कई कारण थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे। जो आखेटक लोग थे वह किन कारणों से और जाते थे, तो दूसरा कारण यह है कि जो शिकारी होते हैं, शिकार जो होते हैं, जैसे हिरन, मवेशी, ये सभी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह स्थिर तो नहीं रहेगा ना, एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। तो इनका जब मुख्य खाद्य संग्रह शिकार से ही था, पेड़ पौधे से ही था, और शिकार एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो इसको मारने के लिए, उसको अपनाने के लिए इन लोगों के भी उसके पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फल है वह समय के अनुसार आते जाते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे या घूमते थे। तो क्यों ऐसा किया करते थे, क्योंकि हमेशा फल फूल पेड़ पौधे में नहीं उगते हैं, कुछ निश्चित समय होता है, कुछ टाइम्स लिमिटेड टाइम में ही वे ऐसा होते थे। तो इसलिए उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का तीसरा कारण यह भी था। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी के बिना उन लोग जीवित नहीं रह पाते, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। जो पानी है वो कहाँ मिलेगा, झील में या मिलेगा या नदी में मिलेगा। यदि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी के तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जैसे आज मान लीजिए आखेटक लोग एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ वर्षा के वजह से पानी मिला, और फिर जब वह पानी समाप्त हो जाएगा तो उन जीवित रहने के लिए उनको पानी ढूंढना पड़ेगा, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक चला जाया करते थे। चौथा कारण यह भी था। अब आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है, कैसे पता चलता है कि आरंभिक मानव किस तरह से रहते थे या क्या करते थे, ये सब जानकारियाँ कैसे पता चलता है। तो कैसे पता चलता है, चलिए जानते हैं। पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। किस चीज़ से मिला, जो आखेटक लोग थे वह कुछ खाद्य संग्रह का
इस्तेमाल किया करते थे, उससे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों और औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। जो आखेटक लोग थे अपना शिकार करने के लिए पत्थरों का औजार बनाते थे, जो कि आज भी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होता है कि आरंभिक मनुष्य इस चीज़ से शिकार किया करते थे, जो आज भी मौजूद है। लकड़ियाँ वगैरह, हड्डियाँ वगैरह वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पत्थर का है वह कुछ दिन तक रहता है, जो कि अभी तक भी कुछ कुछ मिलते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। वे जो औजारें बनाते थे उनका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता था? तो फल फूल काटने, हड्डियाँ तथा मांस को अलग करने के लिए और पेड़ों से छाल की तो उतारने के लिए, इन सभी कारणों से किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ क्या किया जाते थे कि कुछ नुकीला जो होते हैं, जानवर के शरीर से हड्डियाँ निकलती थी नुकीला टाइप से, उससे तीर और भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जो कुछ औजारें थे उनसे क्या किया जाता था, लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाने में भी आरंभिक मानव लोग प्रयोग किया करते थे। पत्थरों का उपयोग किन कारणों से किया जाता था? तो यह देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो है बाएं तरफ, मतलब जो बाएं बोल रहा है, ये यह चित्र इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो औजार है इसको जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, जबकि जानवरों की खाल को बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इस औजार का प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ साक्ष्य है जो कि आरंभिक मानव लोग किया करते थे, उससे हम लोग को पता चलता है। रहने की जगह निर्धारित करना अब किस तरह से करते थे? तो मानचित्र 2 देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों का होने का प्रमाण मिले हैं। तो जो लाल त्रिकोण वाले क्षेत्र हैं, जब मानचित्र 2 में दिखाते हैं, इसमें जो लाल त्रिकोण वाले क्षेत्र जहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे है लाल त्रिकोण, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या था कि आखेटक लोग का रहने का साक्ष्य प्राप्त होता है, प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ पे उन लोग रहा करते थे, जो कि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। आखेटक संग्राहक रहते थे, यहाँ तक हम लोग रीड कर लेते हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने ही स्थान चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल जहाँ पर चिन्हित किया गया है वहीं पे लोग रहते थे, उसके अलावे भी कहीं पे और भी रहा करते थे, लेकिन गिने चुने को ही चिन्हित किया गया है चित्र में। कई पुरास्थल नदियों झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। कई पुरास्थल जो है नदियों के झीलों के किनारे भी होते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, और लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहां पे अच्छे पत्थर हो। यह चित्र देखिए, इस चित्र में यह जो है आखेटक को दिखाया गया है, यह आखेट को दिखाया गया। आखेटक मतलब शिकार करने वाला, आखेट मतलब शिकार और आखेटक ये हो गया शिकारी। तो इस तरह से कुछ चित्र दिए हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें से जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रित किया गया है। ये जो चित्र मिला है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला हुआ चित्र है। चलिए आगे देखते हैं।
आधुनिक मध्य प्रदेश यानी भीमबेटका, इस पुरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि लोग यहाँ इस जगह को क्यों चुने? मतलब पूछा जा रहा है कि लोग गुफाओं में रहना पसंद क्यों किए। तो गुफाओं में रहना पसंद इसलिए क्यों किए क्योंकि वह धूप, बारिश, हवाएं आदि से उन्हें वहाँ पे राहत मिलती थी, इसलिए वह इस गुफाओं का मतलब रहना पसंद करते थे और चुना। तो ये गुफाएं कहाँ पर थी? तो नर्मदा घाटी के पास थी। जो गुफाएं थी वह नर्मदा घाटी के पास थी। ये देखिए इस तरह से जो ये है, यह गुफा दिखाया गया है, पुरा स्थल। अब देखिए पुरा स्थल क्या है। अब मान लीजिए पुरा स्थल के बारे में पूछ दिया, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। जो पुरा स्थल है उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रमाण मिलता है, तो उस स्थान को पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में विस्तार से जानने को मिलेगा। आगे है आग की खोज। आग की खोज। मानचित्र 2, कुरनूल गुफा को ढूंढो। जो कुरनूल गुफा है चित्र में दर्शाया गया है, यह राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जब कहीं पे आग का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिल रहा है, राख का साक्ष्य, तो इसका जाहिर से बात है कि उन लोग आग लगाना सीख चुके थे और आग की खोज कर चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। इन कारणों के लिए आग का यूज किया गया होगा। देखिए नाम और तिथियां। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो आरंभिक का काल है, सबसे शुरू का जो काल है, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह जो पूरा पाषाण जो है शब्द, वह पूरा यानी प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर, इस चीज़ से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो यह काल है वह 20 लाख पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। काल या युग दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जो मानव इतिहास है, जो मानव के बारे में इतिहास है, 99% पूरा पाषाण काल में ही जो सब घटनाएं घटी हुई है। इसी में साक्ष्य मिलते हैं, इसी में सब चीज़ होते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिसमें पर्यावरण बदलाव देखे जाते हैं जिस काल में, उस काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग या काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसका जो समय अवधि है वह 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का काल है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। इस जो पूरा पाषाण लघु पाषाण जो था उसमें क्या मिले थे, छोटे छोटे लकड़ियों और हड्डियों से बने औजार मिले थे, जैसे कि हंसिया जिसे आजकल हंसुआ बोला जाता है और आरी, इस तरह से कुछ मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसके नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में हम उनके अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुरानों स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इन्हें क्या नाम रहे होंगे। जो कुछ जगह है उसको प्राचीन काल में जो अभी प्रचलित नाम जो है उसी नाम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय में क्या नाम रखा होगा, उन लोगों ने क्या नाम से करते थे, ये सब बताना ज़्यादा संभव नहीं है, इसलिए प्रचलित नाम से ही जाना जाता है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जो आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी तो उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरियां और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। क्या हुआ कि 12,000 साल पहले जो हुई जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण गर्मी बढ़ी और घास के मैदान वाले क्षेत्र बनने लगे। इससे हिरन मतलब जो घास पे आकर्षित रहते थे, जो शाकाहारी जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जो लोग इन्हीं पर आधारित रहते थे, जैसे आखेटक, खाद्य संग्रह, उन लोग इनका पीछा किए और इनके प्रजनन क्रिया इस सब के बारे में जानना प्रारंभ किया। हो सकता है कि तब इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, और साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत रहा था। यह जो दौरान घटा था इस काल में ही क्या हुआ था कि लोगों ने जानवरों के प्रजनन इस सब के बारे में जानकारियाँ हासिल की और उन्हें अपने अनुसार पालने लगे, और महत्वपूर्ण स्रोत मछली भी उस समय हो गई थी। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? जो आरंभिक लोग थे वह खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे किए? तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जो जौ और धान जैसे अनाज थे वह प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, मतलब अपने आप से ही उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान मिले। अब जब मानो इसको देखा होगा तो उन लोगों ने इसको बटोरना शुरू कर दिया, मतलब इसको अपनी खाद्य सामग्री में शामिल किया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, वह जानने लगे कि यह अनाज किस स्थान पर उगते हैं, मतलब किस तरह से उगते हैं, कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए। सबसे पहले क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से उन्हें गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज की खेती मिलती है, और उसके बारे में उन लोग सोचना प्रारंभ करते हैं कि यह खेती कैसे हुई, कब हुई और कितना टाइम लगता है। इस तरह से जानने की कोशिश किया होगा लोगों ने, और फिर धीरे धीरे वह अपने से भी उगाना शुरू कर दिया और कृषक बन गए। अब देखिए,
इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। फिर क्या हुआ, अब अनाज उन लोग के पास आ गया तो फिर उन लोगों ने चारा बनाया उस अनाज को और पालतू जानवरों को अपने ओर आकर्षित किया और फिर उन्हें पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जस्सी नाम का जंगली जानवर है जिसे पालतू बनाया गया, जो कि कुत्ते का ही एक पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरियां, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वह पशुपालक भी होंगे। अब देखिए पशुपालक कैसे बने। अब उन लोग के पास अनाज आ चुका था तो उन्हीं के माध्यम से जो शाकाहारी जंगली जानवर थे उन लोगों को अपने ओर आकर्षित किया और धीरे धीरे उन लोगों को पालना शुरू किया और पालते पालते फिर पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? इसका कई कारण है। देखिए जो मनुष्य था वह ऐसे जानवर को मतलब पालतू बनाना चाहता था जिसमें बीमारी का संभावना बहुत ही कम हो, जिसका बीमार होने की संभावना बहुत ही कम हो, तो इसलिए कुत्ता को अपने पालतू जानवर बनाया गया था। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, लोगों द्वारा जो अनाज उगाए लगे, जानवरों को देखभाल करने लगे, तो उनके इस क्रिया को बसने के प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। वह ऐसे जानवर को पालतू बनाना चाहते थे जिनके बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं और साथ ही जिनकी डंठले मतलब डांटी जिसको बोला जाता है, डंठले अनाज का मजबूत हो और पक्के दानों से भार को संभाल सके। ऐसे पौधे बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उसे उगाने के लिए उनके गुण को सुरक्षित रख सके। आगे देखते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। जो पालतू जानवर है वो जंगली जानवर से क्या हो, धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत सींग छोटे होते थे। जैसे यह जो दांत है यह पालतू जानवर का है, यह जंगली जानवर का है। पालतू जानवर का जाहिर सी बात है पालतू जानवर का व्यवहार चेंजिंग हो जाएगा और जंगली जानवर का व्यवहार भी इससे अलग रहेगा। बसने के पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है जो कृषि के लिए अपनाई गई। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन फसल जो माना जाता है वह गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ता, बाद में भेड़ बकरियां आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। किसी भी बीज को अगर हम बोएंगे तो उसे विकसित होने में कुछ ना कुछ वक्त लगेंगे। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधों को उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा।
लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों के सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग सब बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जो लोग थे वह क्या किए कि बीज उगाएंगे तो उसको बढ़ने में, उसको तैयार होने में, पकने में कुछ न कुछ समय लगा। तो इससे उन लोग ठहरना, एक ही स्थान पर रुकना प्रारंभ कर दिए थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। जो अनाज था उसको भोजन के रूप में भी उपयोग करना था और उसको बचा कर रखना, उस गुण को बचाना भी था बीज के रूप में, ताकि वह फिर से उसको बो सके। इसलिए लोगों को इसे भंडारण के बाद सोचनी पड़ी। भंडारण का मतलब होता है स्टोर करना, भंडार का मतलब होता है भंडार रूम, जैसे कहते हैं स्टोर रूम, मतलब वहाँ पे जहाँ पे सभी सामान को रखा जाता है। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा को खोदा जिसमें वह सामान को रख सके। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपके जवाब का कारण बताओ। तो जाहिर सी बात है बर्तन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनाज रखना है तो किस चीज़ में रखेंगे और किस तरह से करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ बर्तन जरूर ही बनाए होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते जिसमें उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों में हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। चलते फिरते खाद्य भंडारण में क्या आ गया? जानवर, जैसे भेड़ बकरियां पाल ली हैं तो जहाँ जाएंगे उसको लेते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको मांस भी मिलता था और साथ ही साथ उनसे दूध होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनसे उनका फायदा हुआ करता था। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2.13 में जो चित्र दिखाए थे उसी में कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे। नीले वर्ग से जो चिन्हित किया गया है, पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विक को शुरुआत कृषकों और पशुपालकों के होने का प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों को बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनसे सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवर की हड्डियाँ का भी पहचान कर सकते थे। जो पहले के लोग थे उनको कैसे पहले के जो साक्ष्य मिले उससे पता चला कि जले हुए अनाज मिले, जिससे कई कारणों से या तो जला दिए होंगे या जल गए होंगे। इस सभी से वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पहले के लोग अनाज भी उगाया करते थे। और हड्डियों, इस सब से भी प्रमाण मिलता है कि शिकार मतलब पेड़ आगे है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विकों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले। कुछ स्थान जो थे वहाँ पे क्या मिले? झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जिससे क्या पता चलता है कि अस्थायी जीवन की ओर मानव बढ़ चुका था, मतलब एक ही जगह पर निवास करने लगे थे। जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जो कश्मीर में गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था, गर्तवास उसे कहा जाता था।
इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगहों मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे ठंडों के दिन में घर के अंदर बना खाना पकाते होंगे और गर्मियों के दिन में बाहर, मौसम के अनुसार वे काम किया करते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, जिससे पता चलता है कि लोग अस्थायी हो गए। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। जो पूरा पाषाण था उसके औजार और नवपाषाण युग के औजार में दोनों तरफ से भिन्न था। इनमें औजारें भी थी जिनकी धार और अधिक पैना यानी धार पतली करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अनोखी और मुसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल भी ओखली और मसूल का प्रयोग आज भी पीसने के लिए ही किया जाता है। जो ओखली होता है, जो ओखली आप लोग देखे होंगे, उसको अनाज को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था और आज भी हम लोग भी प्रयोग करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रयुक्तियों के आधार पर निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे, कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से बनाए जाते थे और बाकी पत्थरों से बनाए जाते थे। इस तरह से देख सकते हैं, यह कुछ औजार हैं। ये कुछ औजारें हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों ने कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब किसी का पेंट करना या उसे सजाना। अलंकार का मतलब होता है सजाना। तो अलंकरण किया जाता था और बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए वह कपास की खेती यानी कपास के आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ये जो है मिट्टी से बड़ा घड़ा है, बर्तन है, जिसको अनाज रखने के लिए या भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? क्या इस तरह के जो परिवर्तन थे हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफा जहाँ कई लोग स्त्री पुरुष शिकार का भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाना शुरू किया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सब जगह एक ही तरह से नहीं होता था कि मौसम के अनुसार धीरे धीरे लोग बदले और अपना जीवन शैली एक जगह से दूसरे जगह पे, ऐसे भी अभी भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर अंतर मिल जाता है, कहाँ किस तरह से रहते हैं, कहाँ पे किस तरह से। तो इस तरह की बातें थी। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र। मेहरगढ़ डोडो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों के में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियाँ पालना सीखा। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पे सबसे पहले जौ उगाना शुरू किया गया था और गेहूँ को उगाना और भेड़ बकरियाँ पालना शुरू किया गया था। अब ये जो इस तरह के मकान भी वहीं से, ये जो चित्र है, चित्र में 4 रूम दिखाए गए हैं। इस तरह से वहाँ पे मकान भी बनाए गए थे वर्गाकार। यहाँ विभिन्न प्रकार के, मेहरगढ़ में ही विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ के अलावे चौकोर तथा आयताकार घरों के
अवशेष भी मिले। मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या मिले, चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले, मतलब साक्ष्य भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। भंडारण मतलब कुछ सामान को रखना, स्टोर करना। और फिर आगे क्या था कि मृत्यु के लिए क्या माना जाता था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगी संबंधी उसे प्रति सम्मान जगाते थे, उसके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इस तरह के जो कब्र में भी रखा जाता था, उन लोग का मानना था। जो यह दिखाया जा रहा है, यह कब्र है। इस कब्र में इंसान के साथ साथ बकरियों को भी दफनाया गया था। यंत्र। फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो चित्र है उसमें फ्रांस ढूंढना है। यह चिन्ह फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअरों, गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। जो यह चित्र दर्शाया गया है, इसमें कुछ कुछ का चित्र बनाए गए थे। इन रंगों के लौह अयस्क और चाक्रोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि चित्रों के उत्सव के अवसर पर बनाया जाता होगा, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा, यानी निशान के रूप में बनाया गया होगा। आगे है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल के चातक हो। तुर्की में यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे दूर दराज से कई चीज़ें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूभक्त सागर की सपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, तो लोग सामान को खुद या जानवरों को पीठ पर रखकर लाद कर ले जाया करते थे। वे कुछ कल्पना है, इस तरह से कुछ कल्पना करना है। बोला जा रहा है कल्पना करो, आज तुम 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, मतलब जो चित्र दिखाया गया था गुफा वाला, मान लो कि वहाँ पे आज से 12,000 साल पहले तुम रहते थे। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। इस तरह की बातें हैं सोचने के लिए। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये कुछ उपयोगी शब्द हैं। आखेट, खाद्य संघर्ष, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग। तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।